Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Zaira Healthcare बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कुछ लोगों के जहन में एक सवाल होता है, वो सवाल और कुछ उनके जहन में क्वेश्चन आते हैं बार बार कि शादी हो गई है, उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं। और स्पेशली एक क्वेश्चन ये कि हमारा जो इरेक्शन है वो बहुत कम होता है, इरेक्शन में काफ़ी कमी महसूस होती है और इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है और फ़ौरन ही वो डाउन हो जाता है। सही से हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इशू तो चलिए ठीक है, जैसे भी है चल रहा है, मैरिड लाइफ जो है हमारी चल रही है, लेकिन क्या इसकी वजह से हमारी जो मिसेज़ हैं, जो हमारी वाइफ़ हैं, वो प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से हमारे अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाए और इसकी वजह से हमारी जो वाइफ़ हैं वो प्रेग्नेंट ना हो और हमारे यहाँ बच्चे ना हो। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में या इससे मिलते जुलती जो चीज़ें हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन है तो क्या सच में इसकी वजह से आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप होती है या नहीं होती है। और इसी तरीके से लास्ट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके अंदर है तो कुछ हर्बल मेडिसिन्स जिनका इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और सही से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इस परेशानी से अपने आप को जो है दूर रख सकते हैं और इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी शख्स के अंदर है तो उसकी वजह से उसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाएगी, ये जो क्वेश्चन है। या फिर वो कहते हैं कि इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है ना, मतलब कि सुराते इंजाल जिसे कहते हैं, शीघ्र पतन जो होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो क्या इसकी वजह से हमारे अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाएगी, हमारी मिसेस जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। या इसी तरीके से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो सीमेन है बहुत पतला हो गया है, हाइड्रोस्पर्मिया है, तो क्या उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, क्या स्पर्म काउंट कम हो जाता है हमारा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाइड्रोस्पर्मिया है तो जाहिर सी बात है स्पर्म कम होगा ही होगा। तो क्या ये सच में हकीकत है? ये सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो आपका या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हों या आपके अंदर स्पर्मेटोरिया हो जो धात की शिकायत होती है, या इससे मिलते जुलते आपके अंदर कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हों, डायरेक्टली आप इन चीज़ों का लिंक नहीं है कि आपको इनफर्टिलिटी भी हो। मतलब ऐसा हरगिज़ पॉसिबल ही नहीं है 0.1% भी कि डायरेक्टली इनका लिंक हो आपके इनफर्टिलिटी से, कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इनफर्टिलिटी हो जाए, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो इनफर्टिलिटी हो जाए, आपको नाइटफॉल ज़्यादा हो रहे हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाए, आपको स्पर्मेटोरिया हो रहे हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाए। ये इस तरीके से और भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स अगर आपको हो रहे हैं तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाए, ऐसा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ना। कोई ऐसा लिंक नहीं है इन दोनों के दरमियान, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के दरमियान और इनफर्टिलिटी के दरमियान। दोनों इश्यूज़ आपके डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक तरह से लिंक इस तरीके से हो सकता है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ये आपका सिम्टम होता है किसी दूसरी बीमारी का, अंडर कोई ऐसा कोज है कि जिसकी वजह से आपके अंदर एक सिम्टम आ रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और उसकी वजह से वो जो दूसरा कोज है उसकी वजह से भी आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, मतलब एक कोज ऐसा है जो आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा कर रहा है और वही कोज आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी डेवलप कर दे, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा मुमकिन और पॉसिबल नहीं है कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों और उसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई कोज और सबब आपकी बॉडी में है और उस कोज की वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो हो रहे हैं, लेकिन उसी कोज की वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो रही है, ऐसा हो सकता है। मतलब इसका क्या हुआ, आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, आपके अंदर इंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है ना, चाहे एपिडिडाइमिस का इशू है, टेस्टिकुलर एट्रोफी का इशू है, कोई भी इशू इस तरह का हो सकता है।
उन इश्यूज़ की वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, एंडोक्राइनल इश्यूज़ हैं, हाइपरथायराइडिज्म है आपको, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो भी डेवलप होता है, लो इरेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है आपके अंदर, और दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और सेम इन्हीं की वजह से आपके अंदर जो है स्पर्म से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी का इशू हो सकता है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी का इशू हो सकता है, एज़ोस्पर्मिया हो सकता है आपको। तो फिर कोज एक ही हुआ, उसकी वजह से दो सिम्टम्स अलग अलग आए आपके अंदर कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो गए और आपके अंदर क्या हो गया, आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो गई। तो इस तरीके से कॉमन है कि हो सकता है किसी शख्स में दोनों चीज़ें पाई जाएं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी पाए जाएं और इनफर्टिलिटी भी पाई जाए। लेकिन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का डायरेक्टली लिंकेज नहीं है इनफर्टिलिटी से कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं तो इनफर्टिलिटी भी ज़रूरी हो, ऐसा जो है ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पॉसिबल ज़रूर है कि आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स किसी दूसरे कॉज की वजह से हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की अभी, और उसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ज़रूर है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, अगर आपके अंदर हार्मोनल सीमेन की क्वालिटी फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ हो गई है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीमेन अगर वाटरी है तो ऐसी सिचुएशन में उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी ज़रूरी होगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है कि हो और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि सीमेन एक अलग चीज़ है और स्पर्म आपके एक अलग चीज़ है, ठीक है। सीमेन और स्पर्म का जनरली कोई ताल्लुक नहीं होता है। सीमेन सिर्फ एक लिक्विड है जिसमें मिक्स होकर के स्पर्म आपके आते हैं, बस इतना सा काम है। बाकी सीमेन आपका वाटरी हो, सीमेन आपका जो है थिन हो, थिक हो, है ना, कैसा भी हो, उससे आम तौर पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये सिम्टम ज़रूर हो सकता है और इसकी वजह से आपके अंदर इश्यूज़ हो सकते हैं कि हाँ, कोई ऐसा कोज, जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है पहले, कि कोई सबब दूसरा हो सकता है कि जिसकी वजह से ये सिम्टम आए कि सीमेन आपका जो है पतला भी हो गया है और स्पर्म काउंट भी कम हो गया है। तो ये ऐसा हो सकता है, बट डायरेक्टली लिंक नहीं है ऐसा कि अगर वाटरी सीमेन है तो फिर स्पर्म काउंट का भी इशू होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं आपके अंदर ऐसे सबब की वजह से कि जो आपके फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन ले रहे हैं आपके, है ना, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके अंदर, कोई ऐसा जो एक्सटर्नल इशू है जिसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो रही है, तो ये जो सिचुएशन होती है ये आपकी मेडिसिन के थ्रू बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, आसानी से ये ठीक हो जाया करती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है ऐसे इश्यूज़ की वजह से कि जैसे कि आपका कोई बिजनेस है ऐसा कि बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, है ना, आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है आपको, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आपके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और उसकी वजह से बहुत मर्तबा स्पर्म के प्रोडक्शन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक ऐसा सबब है, ये एक ऐसा मसला है जो आपके एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से है, फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से है। तो ये चीज़ें आपकी मेडिसिन के थ्रू आसानी से क्योर हो जाती हैं। थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और थोड़ी सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीन चीज़ें फॉलो की जाती हैं, जनरली इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो ठीक हो जाया करते हैं। दूसरे पेशेंट उस तरह के होते हैं कि जिनमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉकेज है ना। अब अगर ब्लॉकेज है तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है ना। एट्रोफी है, एट्रोफी तो देखो मेडिसिन से आजकल हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल है। एट्रोफी है, सिस्ट है, एपिडर्मल सिस्ट है, वेरिकोसील है, ये सारी चीज़ें मेडिसिन के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्योरेबल हैं। बट मॉडर्न साइंस में अभी तक ये चीज़ें सर्जिकली ट्रीटेबल हैं, मेडिसिन के थ्रू वहाँ पर कोई इनका इलाज अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मेडिसिन का रोल है वहीं पर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपको हो, अगर आप फेस करें इस तरह की परेशानियाँ, तो आपको डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए और आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि आपके अंदर जो इनफर्टिलिटी है या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो किस नौइयत की इनफर्टिलिटी है, किस तरह की है, आपको जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो मेडिसिन से ट्रीटेबल हैं, क्या वो सर्जरी से ट्रीटेबल हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप उनका ट्रीटमेंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप लोग करते हैं, गलती इसमें क्या कि आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, बस आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, किसी से भी खाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आप अपने अंदर
पाल लेते हैं, आपके अंदर डेवलप होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आपके अंदर आ जाते हैं ना। तो ऐसे कहीं से भी कुछ भी नहीं खाना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएँ, जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, पता हो, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं से आपको कंसल्ट करना चाहिए। और ये जो यूट्यूब से मेडिसिन देख देख करके आप मंगाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये सही नहीं है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपको जब भी इशू हो इस तरह का, तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करिए और जो सही तरीका होता है इलाज का उसको ज़रूर फॉलो करें। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। आप लोग मेडिसिन देखने के लिए ही बार बार वीडियोस देखते रहते हैं कि हाँ ये बीमारी है, ला ये मेडिसिन देख लेते हैं, डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन बताई वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करनी चाहिए आपको। देखिए, आप लोग फिर कहते हैं कि मेडिसिन के बारे में बताते क्यों हैं आप। देखिए, मेडिसिन एक जनरल व्यू बता दिया जाता है कि ये जो मेडिसिन है इसके ये आम तौर पे बेनिफिट होते हैं, बट वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि हाँ क्या ये सच में ऐसी सिचुएशन है कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन देनी चाहिए। ये पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात आ रही हैं, जो डायग्नोसिस है पेशेंट की, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आप लोगों की ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि आप लोग, जाहिर सी बात है, मेडिको से फील्ड से तो है नहीं आप, है ना, मेडिकोज नहीं है आप लोग, तो इस वजह से आपका दूसरा प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन के आप लोग होते हैं उस प्रोफेशन की नॉलेज आपको हमसे ज़्यादा होती है ना, डॉक्टर से ज़्यादा आप लोग उस प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। तो फिर हर आदमी का अपना फील्ड होता है। तो हमारी राय और हमारा मशवरा तो यही रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर इस तरह के इश्यूज़ हों तो आप अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो वेल क्वालिफाइड हों, वेल एक्सपीरियंस्ड हों। आप उन्हीं से कंसल्ट करिए और सही से अपना इलाज कराइए। और ये बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं इसमें, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में, कि जो बहुत ही इजीली ट्रीटेबल होते हैं, इजीली क्योरेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, आसानी से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप इधर उधर से उल्टी सीधी दवाइयाँ खा करके उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं अपना केस खुद ही। तो फिर इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं तो हम दो तीन मेडिसिन आपको ज़रूर बता देंगे। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर लें, और बेहतर तो यही है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट ज़रूर करें। स्पर्मोजेनिक का आप इस्तेमाल करिए। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो साथ में स्पर्मोजेनिक और मेडिपावर या रेड हॉर्स कैप्सूल या नुस्खा 156, है ना, इतनी मेडिसिन में से स्पर्मोजेनिक तो मैंडेटरी है, मेडिपावर, रेड हॉर्स या नुस्खा 156, है ना, इन 3 मेडिसिन में से आप चूज़ कर सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से भी, है ना। तीनों के तकरीबन फंक्शन सेम आएंगे आपके अंदर, और थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत कम बेश का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन तकरीबन आम तौर पे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट जो होंगे तीनों से सेम ही मिल जाएंगे। रेड हॉर्स सबसे इफेक्टिवनेस रखेगा, मेडिपावर उससे ज़्यादा, उससे कम, और 156 जो है थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें जो है नुस्खे की कोशिश ये की जाती है थोड़ा सा सस्ता पड़े आप लोगों को ना, तो आपका बजट देख करके मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, लेकिन फंक्शन तकरीबन सेम आ जाएंगे। तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है आपको तो नुस्खा 107 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट की क्वालिटी का इशू है, नुस्खा 129 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ हमने आपको बता दी है। इस तरह से आप इनको जो है थोड़ा थोड़ा करके रिजॉल्व कर सकते हैं अपने इश्यूज़ को, उसमें कमी ला सकते हैं। बाकी डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके, और पूरी दुनिया में कहीं भी हो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।